आज का दिन वैसे बहुत स्पेशल है आपके लिए क्योंकि मैंने जैसे अपने बर्थडे पर एक छोटा-सा क्रैश कोर्स निकाला था, बेसिक और इंटरमीडिएट लोगों को एक ओवरव्यू देने के लिए कि एक्चुअली एनालिसिस हम कैसे करते हैं और स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, चार्ट को समझना। इसी तरीके से मैंने उसको थोड़ा-सा ट्विस्ट करा है और एक नए तरीके से आपको यहाँ पर एक छोटे टाइम में छोटा-सा कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। ये आपको कॉन्सेप्ट छोटा लग रहा है क्योंकि मैं इसको आपको बहुत ही कम टाइम में बताऊँगा, तो ये एक ओवरव्यू आप समझ सकते हैं। ये डिटेल्ड वीडियो नहीं है, ये डिटेल्ड आपका कंटेंट नहीं है। डिटेल के लिए आपको एमएमसी या फिर बेसिक टू एडवांस में जाना पड़ेगा, बट आई थिंक जितना मैं आपको यहाँ समझाऊंगा आपको एक ओवरव्यू पता लग जाए कि बेसिकली हम सीखने क्या वाले हैं और सीख क्या सकते हैं, क्या इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, और बाकी जितनी भी चीज़ें ट्रेडिंग और एनालिसिस से रिलेटेड है वो मैं आपको इसमें बता। सो चलते हैं स्क्रीन पर, स्टार्ट करते हैं हम लोग। वैसे तो सबका एम होता है कि पैसा ही बनाना है और तो किसी को कुछ एम होता नहीं, लेकिन इस फील्ड में बनाना बड़ा मुश्किल है। कह सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें पहले सीखना, फिर उनके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस करना, फिर उनको एनालाइज करना और उसके बाद अपना या फिर किसी भी तरीके से उसमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करना लगाना, और सारी चीज़ें जो होती हैं वो उसके अंदर आती हैं। बस डिपेंड करता है कि हम पैसा पहले लगा रहे हैं या पैसा सीखने के बाद लगा रहे हैं। पहले लगा दिया तो उम्मीद होती है कि बस प्रॉफिट में चले जाए, प्रॉफिट में चले जाए। अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो किसी भी चीज़ में, बिजनेस कोई सा भी हो सकता है, और अगर हम सीखने के बाद लगाते हैं तो एक कॉन्फिडेंस रहता है, एक डर खत्म हो जाता है क्योंकि वो हम चीज़ बहुत बार कर चुके होते हैं, उससे एक्सपीरियंस जनरेट हो जाता है। तो इसीलिए पहले मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहूँगा कि अगर हम लोग ट्रेडिंग की दुनिया में पैसा लगाना चाहते हैं और पैसे से कमाना चाहते हैं या फिर बिना पैसे से हम लोग पैसा कमाना चाहते हैं, तो उसका क्या रोड मैप होना चाहिए। इसके लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि सीखना क्या है और नहीं सीखना क्या है। बहुत सारी चीज़ ऐसी होती हैं जो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का आपको शिकार करवाएंगी, मतलब जो चीज़ ज़रूरी नहीं है वो भी आपको सीखना पड़ेगा, ऐसा महसूस होता है, मैं जानता हूँ इस चीज़ को। तो इसीलिए सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो मनी मैनेजमेंट है वो सबसे पावरफुल होता है। एट दी एंड देखो, कहीं ना कहीं हर किसी को अपना पैसा लगाना ही पड़ता है, चाहे वो 10 रुपये लगाए, चाहे वो 100 रुपये लगाए, चाहे वो 4,000 रुपये लगाए, चाहे वो 8,000 रुपये लगाए, 10,000, 1 लाख, कहीं भी लगाए, पैसा इन्वेस्ट तो करना पड़ता है। इस दुनिया में फ्री में आपको बस एक ही चीज़ मिलेगी और वो है आपको पानी। उसके अलावा आपको फ्री में कुछ नहीं मिलेगा। अब अगर हम लोग अपने पैसे का मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, तो इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले चीज़ें आती है कि जो मनी मैनेजमेंट है, शुरुआती एक बिगिनर के लिए, अगर मैं एक बिगिनर के बारे में बात करूं या फिर एक ऐसे बंदे के बारे में बात करूं जो बहुत टाइम से ट्रेडिंग की दुनिया से पैसे कमा रहा है, यानी कि मैं उसको एक आपको इंटरमीडिएट वाला बंदा भी कह सकता हूँ। ठीक है, बहुत टाइम से इस फील्ड में, ट्रेडिंग की दुनिया में, एनालिसिस की दुनिया में ट्रेडिंग करता है, लेकिन लॉसेज में है, अच्छा खासा अर्न नहीं कर पा रहा, बहुत टाइम हो गया उसको करते हुए, यानी कि एक्सपीरियंस भी है लेकिन वो कुछ उसका हासिल नहीं हो पा रहा, कुछ वो प्रॉफिट में नहीं हो पा रहा। कह सकते हैं कि उसकी स्ट्रेटेजी में दिक्कत है, बहुत सारी चीज़ें जिसमें दिक्कत उसको लग रही है। तो ऐसे ही लोगों के लिए सबसे पहले जो मनी मैनेजमेंट में चीज़ें होती हैं, जो कि मैं पर्सनली बताऊंगा अपने तरीके से कि मुझे क्या लगता है, मेरा क्या इसमें पर्सनल मेरा रोल रहता है, ये है कि देखो, स्टार्टिंग में क्या होता है कि हमें एक रास्ते पर चलना पड़ेगा। एक सड़क है, एक रोड है, और उस रोड पे सबसे पहले आपको चीज़ों को कलेक्ट करना है, ऑब्जर्व करना है चलते हुए। मतलब जैसे एक रोड जा रही है ना सामने, हमें पता है सामने कुछ तो है जो हमारे काम का है और हम उम्मीद कर रहे हैं, अगर हम उम्मीद कर रहे हैं कि सामने जो एंड है इस रोड पे, उसमें मेरी एक बहुत बढ़िया सी लग्जरी गाड़ी है, लग्जरी घर है, उस रोड के बिल्कुल एंड पे जाके। कुछ ऐसे होते हैं मेरी तरह जिन्हें उम्मीद नहीं है किसी भी चीज़ की, मतलब जिनका गोल ये नहीं है किसी चीज़ को खरीदना या फिर उसमें रहना, उनका एम कुछ और ही है। उनका एम कोई ऐसी चीज़ नहीं जो पैसे से खरीदी जा सके। ठीक है, अब हम रास्ते पे जा रहे हैं तो हमें वहां रास्ते पे आने के लिए कई सारे गड्ढे मिलेंगे, कई सारे पहाड़ मिलेंगे, समुद्र होगा, शायद जानवर भी हो सकते हैं, हमारे जैसे लुटेरे भी हो सकते हैं जो लूट ले। अब अगर हम इस रास्ते पर अपना सारा वो कीमती सामान लेकर जाएंगे अपने गोल के ऊपर, जो कि मैंने आपको बताया कुछ भी हो सकता है, मान लो कोई लग्जरी गाड़ी है, कुछ भी है, तो यहाँ कई सारे कह सकते हो कि बहुत सारे जानवर हैं, पानी भी आ सकता है, बाढ़ भी आ सकती है। ठीक है, कोई भी जानवर आ सकता है आपके सामने जो खाने की कोशिश करे आपके किसी भी सामान को, कोई भी लुटेरे आ सकते हैं जो आपके सामान को चोरी करने की कोशिश करे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको जो है पहले पहले टाइम में एक्सपीरियंस होती है। ट्रेडिंग की दुनिया में भी लॉसेस इसी को कहते हैं, जब हमें पता नहीं रहता स्ट्रक्चर किस तरीके से मार्केट में बन रहा है, और फिर वो स्ट्रक्चर पता चलता है बाद में, वो स्ट्रक्चर नीम ट्री था, वो पीनट था, वो ट्राइंगल था, ये सारे आप ये समझ सकते हो। तो हमें, अगर हम लोग अपना पहला सामान लेके जाएंगे तो इनमें से कुछ ना कुछ हमारा सामान खराब होगा, हो सकता है हमारे गोल तक पहुंचते पहुंचते हमारे पास सारा सामान खत्म हो जाए और हमारे को गोल वो मिले ही ना, हमारा गोल पूरा ही ना हो, क्योंकि हमारे पास तो बचा ही नहीं है। तो यहाँ सारा खेल है अपने रोड पे उस गोल तक जाने वाले सामान को बचाना। यही ट्रेडिंग की दुनिया में होता है। ट्रेडिंग की दुनिया में इंपॉर्टेंट ये नहीं कि हम लोग कमा कितना रहे, हमारा इंपॉर्टेंट ये होता है हम लोग बचा कितना रहे, क्योंकि बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी को फिर आगे लगाना पड़ेगा। जो गोल है, जो गाड़ी है, उसे खरीदने के लिए भी पैसा चाहिए होता है। अब रास्ते पर चलते चलते आपको एक तो अपना पहला वाला पैसा बचा के भी रखना है लुटेरों से,
और साथ ही साथ अपने आप को उस पैसे को ग्रो भी करना है, तो वो भी आपको रास्ते में चीज करनी पड़ेगी। तो सोचो ना कितना मुश्किल काम है। अब अगर आप ये चीजें पहले ही करते हो, यानी कि पैसा पहले ही लगाना शुरू कर देते हो, पैसे लेके इस रास्ते पर जाओगे, तो फिर तो लूटने का, चोरी होने का खतरा बना रहता है। लेकिन जब हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम लोग एक्सपीरियंस करने के लिए जा रहे हैं, तो अपने गोल तक जाके देखना है, वापस आ जाना, जाके देखना, वापस आ जाना, ये डेली करना पड़ता है। इसी को मैं प्रैक्टिस कहता हूँ इस फील्ड में। तो इस दुनिया में कभी भी किसी भी ऐसे बंदे को जो शुरुआती टाइम पे आ रहा है या फिर कोई बहुत टाइम से लॉस कर रहा है जिसको पता नहीं है, उसको शुरुआत में इस रास्ते को अच्छे से समझना चाहिए। अब इस रास्ते में जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाढ़ आ सकती है, तो बाढ़ से बचने के तरीके क्या है, और फिर बाढ़ से ही फायदा उठाने का तरीके क्या है कि इसमें से मुझे क्या मिल सकता है। पानी में से क्या मिल सकता है, कुछ ना कुछ तो होगा, सोना चांदी हो सकता है, फिर कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है जो मेरे काम की हो। तो मुझे पहले तो इससे बचना है, फिर इसी का फायदा उठाना। इसको बोलते हैं हम लोग फेक आउट एंड रिवर्सल। ये थ्योरी है जिसके ऊपर मैं काम करता हूँ। इसी थ्योरी को मैंने एमएमसी में, द मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट में बनाया था। उसके बाद जैसे कि हमारे सामने कोई भी जंगली जानवर है, जिसे हम लोग मार्केट में एक क्रैश कह सकते हैं, बहुत बड़ी सी बनने वाली कैंडल कह सकते हैं, जो एकदम से हमारे सामने आ जाए, ऐसी वो जंगली जानवर एकदम से सामने आ जाए, वो हमें खा भी सकता है। ऐसे ही मार्केट में ट्रेडिंग करते हुए हमारे बैलेंस को खत्म भी कर सकता है। तो उससे कैसे बचना है और उसी का फायदा कैसे उठाना है, ये आपका तब यूज होता है जब हमारे चलते हुए रास्ते पर कोई जानवर आ जाए, कोई खूंखार जानवर किसी भी तरीके। फिर आते हैं लुटेरे, जिन्हें हम लोग ऑपरेटर, आप अपनी भाषा में कह सकते हो, ऑपरेटर मूव होता है। उनसे कैसे बचेंगे और फिर उन्हीं का यूज कैसे करेंगे, उनके साथ कैसे करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें, आपका जो रोड मैप है वो सीखना पड़ता है। और जब तक हम इस चीज को सीखते हैं, एक एवरेज टाइम क्रिएट होता है इन सब चीजों को सीखने के लिए, जो कि मेरे हिसाब से 1.5 ईयर से लेके 3 साल तक का होता है, यानी कि 3 साल तक का होता है। 1.5 से 3 साल तक ये चीज प्रैक्टिस में गुजरती है। और तब तक हम लोग, यानी कि बिगिनर या इंटरमीडिएट, अपने रखे हुए पैसे को सेव करते हैं, यानी कि सेविंग करते हैं। हम लोग अपना पैसा सेव करते हैं। वो धीरे धीरे करके महीने दर महीने ग्रो होता रहता है। जैसे कि हमारी सैलरी है, मेरी जो सैलरी है वो मान लो 15,000 रुपए है महीने में। मैं एक एवरेज में बात करूँ, थोड़ा सा मैं वो क्लियर बताता हूँ आपको। ठीक है, मेरी जो सैलरी है वो आप कह सकते हो कि 15,000 रुपए है, और मेरे जो 15,000 रुपए है, मुझे उसमें घर का खर्चा भी चलाना है। अब 15,000 रुपए मुझे घर का खर्चा भी चलाना है, मुझे पैसे भी सेव करने, ताकि फ्यूचर में जब तक मैं सीखूं तब तक मेरे पास इतना पैसा हो जाए कि अगर मैं इस पैसे को लगाना चाहता हूं, तो मैं ये चीजें उनको बता रहा हूँ जो बेसिकली ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो एनालिस्ट नहीं बनना चाहते। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये ट्रेडिंग और एनालिसिस में क्या फर्क है, और किस में पैसा लगाते हैं और किससे पैसा बिना लगाए कमाते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास 15,000 रुपए है, मेरी सैलरी 15,000 रुपए, मुझे इसमें से सेविंग करनी है और कुछ पैसे मुझे घर के लिए भी खर्च करने हैं वगैरह। तो मान लीजिए मैं इसमें से 10,000 रुपए घर में खर्च करता हूँ, ठीक है, मान लीजिए, और बाकी के 5,000 रुपए मैं हर महीने सेव करता हूँ। तो सोचो, हर महीने जब मैं 5,000 सेव करूंगा, तो ये मेरे 5 के हो जाएंगे, फिर अगली बार मैं सेव करूंगा, फिर मेरे 10 के हो जाएंगे। ऐसे करते करते शायद हो सकता है 2 साल में या 3 साल में आपके पास जो पैसे हैं वो 1 से 1.5 लाख रुपए बन जाए। 1 लाख रुपए, यानी कि कम से कम एक के पीछे 5 जीरो होती है। और दिस इज द एनफ, ये एनफ कैपिटल है एक ट्रेडर के लिए स्टार्ट करने के लिए। क्योंकि जब उसे अच्छे से पता लग जाए कि इस दुनिया में कैसे काम करते हैं, मनी को कैसे मैनेज करते हैं, फिर हम रिस्क फ्री या फिर छोटे छोटे रिस्क के साथ बड़े बड़े रिवॉर्ड्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो सारी चीजें आपको इस जर्नी में समझ आ जाएगी, जो कि आप इस रोड से गोल तक लेके जाओ। आई होप आप लोगों को ये सब चीज समझ में आ रही है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को बस ये लगता है कि डे वन से ही मेरे जेब में पैसा आना शुरू हो जाए, बट इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं। अब ये जो बिगिनर इंटरमीडिएट रोड पे चलेगा, अब इस रोड पे चलने के लिए उसे कुछ अपनी स्ट्रेटेजी या तो खुद बनानी पड़ेगी, या फिर दूसरों की स्ट्रेटेजी को समझना पड़ेगा जो मार्केट में इफेक्टिवली काम करती है। यानी कि इस दुनिया में, ट्रेडिंग की दुनिया में, एनालिसिस की दुनिया में, चार्ट एनालिसिस की दुनिया में, कुछ ऐसी चीज जो बहुत अच्छे तरीके से काम करती हो और जो मेरे साथ फ्रॉड ना करे। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो ये होती है, देखो। और ये जो स्ट्रेटेजी है इस रोड पे चलने के लिए, ये या तो आप खुद बना सकते हो, इसके लिए आपको सालों मार्केट में बैठना पड़ेगा और उसमें से वो चीजें खोज के रखनी पड़ेगी जो आपको मार्केट में सबसे ज्यादा काम करते हुए दिखे, या फिर कुछ ऐसा प्लान जो खराब होने के बाद मार्केट के सही आने का वेट करके आपको प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश करे। मैं ट्रेडर के बेसिस पे बात कर रहा हूँ। ये तो पहला तो स्टेप ही होता है, इसमें सालों लगते हैं। एक होता है कि आप ऐसी स्ट्रेटेजी को फाइंड आउट करो, किसी ने बनाई हुई हो, जो मार्केट में इफेक्टिवली काम कर रही हो। एग्जाम्पल के लिए, जस्ट लाइक आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जैसे कि है हमारी, यूज कर सकते हो आप आईसीटी, लेकिन उसको समझने में आपको बहुत टाइम लगेगा। और वो आप कह सकते हैं कि वो एक ओल्ड वर्जन है मार्केट में कॉन्सेप्ट को काम करने का। मैं भी उसको सिखाता हूँ, लेकिन मैं उसको पूरी तरीके से नहीं बताता। जो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही, जैसे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं, चेंज ऑफ करेक्टर्स हैं, इंड्यूसमेंट्स हैं, सारी चीजें मैं बताता हूँ उसके अंदर। लेकिन जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको मैं नहीं बताता। तो यहाँ पर मैंने अपनी स्ट्रेटेजी यहाँ क्रिएट करी है, जिसे मैं एक कॉन्सेप्ट का नाम देता हूँ, दैट इज कॉल्ड एमएमसी। ये स्ट्रेटेजी है, ये प्लान है, द मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट, जो कि आपको मार्केट के 99% स्ट्रक्चर्स को सॉल्व करने की ताकत रखता है। इसमें मैंने बहुत टाइम दिया है, बहुत ही ज्यादा, मतलब आप यकीन नहीं कर सकते, बहुत ही ज्यादा। इसके अंदर कैंडलस्टिक से लेके हर चीज है, जिसमें से मैं आपको कुछ ओवरव्यू देना चाहूंगा आज कि किस तरीके से हम लोग इसको समझेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है। पहले आप ये समझो कि आपको एक स्ट्रेटेजी की जरूरत पड़ेगी। अब इसके साथ पैसे की कोई जरूरत नहीं है, इसके साथ सिर्फ सीखने की इच्छा की जरूरत है।
इसके साथ सिर्फ आप अपने टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोगों की जॉब्स होती है, कुछ लोगों की कॉलेज होते हैं, तो इतना टाइम नहीं होता कि वो इतना अपने आप को किसी नई चीज में ढाले और दोबारा से वो पढ़ने की इंटेंशन क्रिएट करे। मैं जानता हूँ ज्यादातर लोगों की जब कोई पढ़ाई कर लेते हैं या छोड़ देते हैं या फिर ऐसा होता है कि वो दोबारा पढ़ाई करना नहीं चाहते, तो वो एक मन जो होता है ना वो खत्म हो जाता है कि भाई अब मैं नहीं कर सकता, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मैं दोबारा पढ़े। तो आपको उस चीज के लिए मैं इंटरेस्ट क्रिएट करने की पूरी कोशिश करूँ, पूरी की पूरी कोशिश करूंगा। इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करेंगे, नहीं तो आप ध्यान से सुन भी लेंगे ना तब भी आपको इंटरेस्ट आ जाएगा एज ए स्टोरी की तरह। जरूरी नहीं है कि आपको इसमें पैसे ही लगाने पड़ेंगे, शुरुआत में जब आपको कुछ जा नहीं रहा तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तो ये इंटेंशन आपको क्रिएट करेगी मार्केट में नई चीजों को सीखने के लिए, क्योंकि जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप कर नहीं पाओगे। गॉट इट, गॉट इट। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में, डेट इज कि यहाँ पर हमारे को जो स्ट्रेटेजी है वो हम सीखेंगे, लेकिन वो है क्या, कैसे काम करेगा, कि हम लोग बिना पैसे के भी पैसा बना सकते हैं या फिर पैसे से पैसा बना सकते हैं। इस फील्ड में हम लोग इस स्ट्रेटेजी को या फिर दुनिया की कोई सी भी स्ट्रेटेजी को, मैं तुम्हें अपनी बता रहा हूँ, हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। या तो हम इसको एज ए चार्ट एनालिसिस या चार्ट एनालिस्ट के कॉन्सेप्ट से यूज कर सकते हैं। जस्ट लाइक मी, मैं एक चार्ट एनालिस्ट हूं, आप देख सकते हैं। या फिर आप इसको एज ए पर्सनल ट्रेडिंग के लिए, यानी कि अपने खुद के पैसे को ग्रो करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये सब चीजें आती हैं बाद में, मतलब 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, जब आप पूरी तरीके से तैयार हो जाओ। ठीक है, जब आप पेपर पर बिल्कुल तैयार हो जाए तब आपको ये सब चीजें करनी पड़ेगी कि आपको अपनी स्किल को यूज करके किसी और के लिए चार्ट को सॉल्व करना है, या फिर अपनी स्किल यूज करके खुद के लिए चार्ट को सॉल्व करके खुद की ही कैपिटल इन्वेस्ट करनी है, ट्रेड करना है। वो सारी चीजें आपको 1-1.5 साल बाद करनी पड़ेगी। उसका डिसीजन आपका, यानी कि ये वाला हिस्सा आपका शुरू होता है व्हेन यू नो एवरीथिंग अबाउट द मार्केट। एवरीथिंग मतलब एवरीथिंग। बिना आपको मेरी वीडियो या फिर किसी भी तरीके की बुक्स या फिर किसी भी तरीके की नोटबुक को खोले बिना एक एक पॉइंट मार्केट में लाइव बनता हुआ समझ में आ रहा हो। जस्ट लाइक आप अगर लाइव स्ट्रीम देखते होंगे, कुछ नए लोग हैं कुछ पुराने हैं, तो आपको पता होगा मैं कुछ भी यूज कर देता हूँ ऐसा लगता होगा, लेकिन जब आप वो चीज सीखोगे ना तब आप बोलोगे कि यार हर ट्रेंड के अंदर एक चीज है जो छुपी रहती है। अब उसको समझना बड़ा मुश्किल, समझने के लिए पहले याद करना पड़ेगा ना वो कि है क्या, उसके अंदर छुपा हुआ क्या है, क्या हमें पहले से पता रहेगा कि उसके अंदर ये छुपा हो सकता है और आने वाले टाइम में वो ऐसा ट्रेंड बना सकती है। कुछ भी यूज नहीं कर सकते, वो लगता है। तो ऐसा चीज आपकी प्रैक्टिस है। गॉट इट, गॉट इट। अब सबसे पहले आप ये चीज समझो कि ये जो ट्रेडिंग है ये एक अलग तरीके का बिजनेस है। दिस इज ए इंडिविजुअल बिजनेस। क्रिसमस के टॉपिक के लिए मैंने स्पेशली ट्रेडिंग ही रखा है, मैंने एनालिसिस नहीं रखा, क्योंकि मैं ऑलरेडी उसका क्रैश कोर्स निकाल चुका हूँ, वो मैंने बता दिया है। और मैं यहाँ पर स्पेशल टॉपिक जो ट्रेडिंग के बारे में ही बात करूंगा, क्योंकि बहुत लोगों का सवाल आ रहा है इसके ऊपर। सो ये जो है ज्यादातर बिगनर और इंटरमीडिएट्स के लिए ही है कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या फिर कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या चेंजेस आप ला सकते हैं, मतलब ऐसे जैसे कि मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि क्या चेंजेस आप ला सकते हैं। ठीक है, जो आपको बेटर लगे, ऐसा नहीं है कि आप इसको एडवाइस समझो, दिस इज जस्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू। तो ट्रेडिंग जो होता है वो एक इंडिविजुअल बिजनेस की तरह होता है, मतलब एक ऐसा बिजनेस जो हम अकेले में बैठ के करते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं होती, हमें किसी की कोई जरूरत नहीं। हमें मुझे जरूरत है किसी की, जब मैं एनालिसिस करूँ मार्केट की, क्या मुझे इंडिविजुअल बिजनेस का मतलब ही होता है कि हमें यहाँ पर किसी भी सेकंड पर्सन की जरूरत नहीं है। इट मींस नो इंडिकेटर, किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं होती, इसीलिए इसको इंडिविजुअल बिजनेस कहते हैं। अब ये इंडिकेटर क्या होता है, देखो इंडिकेटर एक ऐसी चीज होती है जैसे कि हमारी बॉडी को नापने वाला थर्मामीटर होता है, ऐसी इंडिकेटर होता है। अब इंडिकेटर को पता नहीं है कि वो बॉडी है या वो गर्म पानी है या वो ठंडा पानी, वो टेम्परेचर फिर भी दिखा देगा। तो इसीलिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये एक इंडिविजुअल बिजनेस है और इसमें हमें खुद ही अपने आप के लिए काम करना पड़ेगा। और ये साफ पता लगता है इस चीज से, इस लाइन से, कि ये एक स्किल बेस्ड काम है। दिस इज नॉट ए गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ एनीथिंग, जो यहाँ कहना चाहो, ये गेम ऑफ स्किल है। यहाँ स्किल काम आती है, यहाँ तुक्का, गैम्बलिंग और नॉन इंफॉर्मेटिव प्रेडिक्शन होती है। ये कोई तरीके का क्रिकेट बैटिंग नहीं है, सब चीजें स्ट्रक्चर के साथ चलती हैं। एवरीथिंग कैन बी सॉल्व्ड। ये नहीं हो सकता मार्केट में कि बिना स्ट्रक्चर के आपको मार्केट किसी तरीके से मूव। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप मेरी कोई सी भी लाइव स्ट्रीम उठा के देख सकते हो। मैं 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे करता हूँ, आपको पता ही है। बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे भी मैं एनालिसिस करता हूँ और डेली मैं छोटे टाइम फ्रेम पे भी एनालिसिस करता हूँ, बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैं सारे एनालिसिस करता हूँ। आप उनके रिजल्ट देख सकते हो। और हर एक एनालिसिस का एक रीजन होता है जो कि मार्केट एक्यूरेटली फॉलो करती है। ये आपको सिर्फ एक्सपीरियंस से आ सकता है, ये आपको सिर्फ टाइम बिताने से आ सकता है, जो कि आपको यहाँ पर बिताना पड़ेगा। इसीलिए स्किल्ड काम है। इसको तुक्केबाजी, रातों रात अमीर ऐसी स्कीम ना समझो और ना किसी से कहें कि ये सब होता है। अब इसमें बचाव के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है ट्रेडिंग की दुनिया में, कि यहाँ पर आपको किसी को भी अपना पैसा नहीं देना। देखो मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिन पर बहुत ज्यादा पैसा, मैं अगर तुम्हारी नॉन में उनकी बात नहीं, पर मैं आपको एक सच बता रहा हूँ कि अगर कोई बंदा आपसे पैसा लेके पैसा बनाने की बात कर रहा है तो इसका मतलब वो पैसा अपने लिए भी बना सकता है। उसको आपसे लेने की क्या जरूरत है? वो क्या करेगा, वो एक बार किसी और से पैसा लेगा,
मान लो 10 लाख रुपए किसी से ले लिए, उसका बेवकूफ बना कि मैं तेरा पैसा बना दूंगा, ये कर दूंगा। अब उसने 10 लाख रुपए से 15 लाख रुपए बना दिए, ठीक है, और उसको बोला कि मैं तुम्हें 25% प्रॉफिट दूंगा और बाकी का 25% मेरा कमीशन रहेगा। तो बोला ठीक है, उसको तो बैठे बैठे 2.5 लाख रुपए मिलेगा। अब वो फिर आगे अगर यही काम कर रहा है तो सोचो वो बेवकूफ बना रहा है या फिर है। वो पैसा अपने पास रखता जा रहा, बस आपके पैसे को रखेगा। अगर वो ये सब काम नहीं, उसे ट्रेडिंग आती नहीं, तो पैसे को रखेगा, पैसा वापस नहीं करेगा। तुम पैसा वापस करने जाओगे तो बहाने बनाना शुरू करेगा। तो सबसे पहले आपको समझना है कि ट्रेडिंग की दुनिया में किसी को भी फंड मैनेजमेंट का काम नहीं देना, सबसे पहली बात, क्योंकि पैसा बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई फंड मैनेजमेंट कर रहा है जो पैसा बना सकता है आपके लिए, परसेंटेज में आपको रिटर्न देने की बात कर रहा है, हाई परसेंटेज की, मैं तुम्हें 10% दूंगा, मैं तुम्हें 60% दूंगा, यार अगर वो कह रहा है तो वो खुद अपने लिए क्यों नहीं बना रहा? मैं क्यों नहीं करता किसी के साथ? थोड़ा आप सोच सकते हो कि मैं कभी ऐसी चीज कभी प्रमोट नहीं करता, ना मैं किसी का पैसा जो है मैनेज करता, ना किसी से कहता कि तुम यहाँ पैसे लगाओ, यहाँ कुछ करो। कभी सुना है आपने मेरे मुंह से? कभी नहीं सुना हो। तो इसीलिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि आपको कभी भी अपना पैसा किसी भी थर्ड पर्सन को नहीं देना है इस दुनिया में। ये पहला बचाव है आपका। थर्ड पर्सन को बिल्कुल भी पैसा नहीं देना इन्वेस्ट करने के लिए। आपको खुद को सीखना है। कल को वो नहीं होगा ना, डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाएगी। दूसरी चीज आती है कि इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास एक टाइम स्पेस होना चाहिए। मतलब भाई समय तो चाहिए, अगर समय नहीं होगा तो कैसे करोगे ये सब? फिर फैमिली है, फोकस भी तो चाहिए होता है, उसके लिए अच्छा खाना, सारी चीजें मैटर करती हैं। आपको लग रहा होगा कि खाने से क्या मतलब है, फैमिली से क्या मतलब है। अगर किसी चार्ट पैटर्न को सॉल्व करने बैठोगे, जो कि मैं आपको बताऊंगा, और बीच में अगर आपका शादीशुदा हो, अगर बच्चे आ गए बीच में, ठीक है, या फिर भूख लगने लग गई बीच में, तो इसका मतलब क्या है? आपका जो एनवायरमेंट, जो आपका एनवायरमेंट मैनेजमेंट है, या फिर आप कह सकते हो कि आपके आसपास की जो जितनी भी चीजें आप उनको सही से सेट नहीं कर पा रहे हो और वो आपको डिस्टर्ब कर रही। तो टाइम स्पेस अगर जब तक सही नहीं होगा ना, आपके जो टॉपिक्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते चले जाएंगे। फोकस अगर बट गया, तो ये समझ लो आप इसको ढंग से कर नहीं पाओगे, आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो इसलिए आपको ऐसा टाइम चूज करना पड़ेगा जो आपके लिए सबसे, जैसे कि फोकस करने के लिए दिन के 15 मिनट भी काफी होते हैं। 15 मिनट काफी, 15 कैंडल दिख जाएंगी एक मिनट की, बहुत होती है 15 कैंडल। तो इसीलिए आपको सबसे पहले अपना टाइम स्पेंड देखना पड़ेगा। अब बात आती है सारा का सारा उस फील्ड के बारे में। अब ये उन लोगों के बारे में बात करने वाला हूं जो इंटरमीडिएट है, जिन्हें आता है करना, लेकिन वो अच्छे से मनी को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। उनको दिक्कत होती है सारी चीज समझने में कि भाई मैं अगर ट्रेडिंग करता हूँ, मुझे आती है, मेरे पास स्ट्रेटेजी भी है, लेकिन होता क्या है कि मैं फिर भी लॉस में। मैंने हर चीज ट्राई करी लेकिन मैं फिर भी लॉस में हूँ। वो होता है कि कभी कैपिटल ज्यादा लग जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी ऐसा हो जाता है, मुझे मैनेज नहीं करना। तो मैं इसके लिए एक मैनेजमेंट आपको बताना चाहूंगा किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एक सिंपल मनी मैनेजमेंट सिस्टम जो हम यूज कर सकते हैं, जो कि आपको मैंने बताया कैपिटल के अंदर यहाँ पर। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है इसके अंदर कि मनी मैनेजमेंट के लिए, जैसे कि कोई भी कैपिटल है, मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए हैं अभी फिलहाल के लिए, और हमें 1 लाख रुपए में हमेशा याद रखना है कि जो हमें जब भी एक ट्रेड चलनी होती है, जैसे कि कोई भी ट्रेड चलते हैं हम लोग किसी भी जगह पे, ठीक है, कोई सी भी मार्केट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सी भी मार्केट है, पैसा तो पैसा होता है, वो किसी भी मार्केट में लगाया जाए, चाहे क्रिप्टो करेंसी में लगाया जाए, चाहे बिटकॉइन में लगाया जाए, चाहे फॉरेक्स में लगाया जाए। फॉरेक्स तो इलीगल होती है इंडिया में, आप उसे ना करें तो ज्यादा अच्छा है। चाहे आप स्टॉक मार्केट में लगाएं, चाहे इंडिया में ऑप्शंस में लगाएं, कहीं भी लगाएं। तो अब उसमें जो ट्रेड है, हर ट्रेड में जो रिस्क है, एक ट्रेड में हर एक ट्रेड का जो रिस्क है वो कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 2% से 3% के बीच में होना चाहिए। यानी कि आप 1%, 2%, 3% ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए हर ट्रेड में। प्रॉफिट भी ज्यादा होना चाहिए, प्रॉफिट आपका होना चाहिए इनसे 3 गुना, 2 गुना, 3 गुना से ज्यादा होना चाहिए। जैसे कि या तो आपका प्रॉफिट होना चाहिए 4%, या प्रॉफिट होना चाहिए 6%, या प्रॉफिट होना चाहिए 10%, या फिर इन्फिनिट, जितना आप चाहे उतना आपको लगे कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। इसे हम लोग बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। ये रिवॉर्ड होता है। देखो मैं आपको बताऊं, ये फिक्स नहीं होता। अभी मैं आपको बस एक ओवरव्यू बता रहा हूँ मनी मैनेजमेंट के अंदर। ये रिस्क होता है। रिस्क हमेशा फिक्स होना चाहिए, रिवॉर्ड कभी फिक्स नहीं होना चाहिए। रिस्क फिक्स इसलिए होना चाहिए क्योंकि रिस्क हमें बदलता रहता है हमारे स्ट्रक्चर के हिसाब से। जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ एक हैमर है और उसका जो साइज है वो 10 पॉइंट है, एक और हैमर है उसका साइज 100 पॉइंट है, स्ट्रक्चर सेम है लेकिन साइज अलग अलग है। तो 10 पॉइंट में आपको इतनी क्वांटिटी लगानी है या इतना लॉट यूज करना है कि आपका आपके कैपिटल का 2% जाए या 3% जाए। अगर 100 पॉइंट का हैमर है तो आपको इतना लॉट लगाना है कि आपके कैपिटल का 2% जाए या 3% जाए। वही सेम चीज होती है, साइज बढ़ता रहता है या कम होता रहता है, हमें अपनी क्वांटिटी को कम ज्यादा करते रहना पड़ता है, लॉट साइज को कम ज्यादा करते रहना पड़ता है। वो दोनों चीज पे लागू। रिवॉर्ड में क्या होता है, वो हम स्ट्रक्चर के हिसाब से लेते हैं। जैसे कि हमें लगता है कि भाई मार्केट जो है यहाँ से 1200 पॉइंट मुझे लग रही है स्ट्रक्चर के हिसाब से, जैसे कि मैं आपको स्ट्रक्चरल एनालिसिस बताऊंगा और डीएनए स्ट्रक्चरल मैपिंग जो उसमें होती है। मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक 1200 पॉइंट उठेगी, तो मैंने अपने रिवॉर्ड को देखा 1200 पॉइंट के हिसाब से, मेरा जो रिवॉर्ड है वो शायद 1:30 निकल के आ रहा है, 1:30 निकल के आ रहा है। तो इसका मतलब है जितना मैंने रिस्क लिया है, मैंने इस ट्रेड में 2% का रिस्क लिया, तो मुझे इस ट्रेड में 60% का प्रॉफिट मिलेगा।
तो ऐसे हम लोग रिवॉर्ड को देखते हैं। अभी अपने हिसाब से सेट नहीं होता, ये मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग लेते हैं। फिर आती है होल्डिंग पावर कितनी है, हम कितना पेशेंस रखते हैं, सारी चीज के अंदर इंक्लूड होती है। ऐसे ही ट्रेड को मैनेज किया जाता है लगाने से पहले, लेकिन इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आप लगा कहाँ रहे हो। अगर आप बिल्कुल अच्छा, अगर मैंने बोला कि मैं ये उन लोगों के बारे में बता रहा हूँ जिनको अच्छी तरीके से आता है मार्केट को सॉल्व करना आता है, लेकिन उनका मनी मैनेजमेंट बहुत कमजोर है, वो फिर जैसे जैसे आपका पैसा बढ़ता रहेगा, फिर आपको एक चीज और यूज करनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड ए कंपाउंडिंग। यानी कि अगर मेरा अकाउंट 60% बढ़ गया, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो इसका मतलब है मेरा अकाउंट अगर 60% का प्रॉफिट कर गया, तो मेरे अकाउंट में कितने पैसे हो जाएंगे, 1,60,000। ऑब्वियस सी बात है, 60% इंक्रीज हो गया ना भाई मेरा अकाउंट, तो 1,60,000। अब मुझे क्वांटिटी बढ़ के चलनी पड़ेगी, 60% में ज्यादा क्वांटिटी लग चलूंगा। अगर मेरे पास 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस दोबारा से आता है, 10 पॉइंट का हैमर है, और अगर मैं उसमें ट्रेड लगाता हूँ, तो मुझे इतनी क्वांटिटी लेनी है कि मेरे जाएगा तो 2% ही, लेकिन अब वो मेरे 2% जो है वो अमाउंट जो है वो बड़ा हो चुका है, तो अब 2% होगा 1,60,000 का। 1 लाख का नहीं होगा, 1,60,000 का 2% होगा। जैसे कि पहले 1 लाख का 2% कितना था, 2,000 रुपए। अब 1,60,000 का 2% कितना होगा, 3,200 रुपए। इस तरीके से जो है वो हमारा बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, हम क्वांटिटी बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं अकाउंट के साथ। अगर मान लो उल्टा हो जाए, अगर अकाउंट नेगेटिव हो जाए, अगर अकाउंट 20% नेगेटिव हो जाए, 80,000 हो जाए, मान लो 20% का लॉस हो गया, वैसे तो 20% का लॉस होना नहीं चाहिए, आप लगातार 10 ट्रेड थोड़ी हारोगे, इतना तो हो ही नहीं सकता। एक अच्छा इंटरमीडिएट या जो है बिगनर भी नहीं कर सकता इतना, अगर अच्छे से मैनेज करता है, अच्छे से करता है, तो ऐसे कर ही नहीं सकता, लॉस हो ही नहीं सकता उसका इतना। पर फिर भी मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि अगर 20% अकाउंट नीचे गिर गया, 80,000 हो गए, तो हमारी क्वांटिटी भी हमें 20% कम करनी पड़ेगी। तो क्वांटिटी बैलेंस के साथ काम करती है, जितना ज्यादा बैलेंस बढ़ता जाएगा, हम क्वांटिटी को उसी परसेंटेज के साथ इंक्रीज करते हैं। जितना बैलेंस हमारा डाउन होता चला जाएगा, हम उसे उसी परसेंटेज के साथ घटाते हैं, सेम नहीं रखते हैं कभी भी। और रिकवरी की होड़ तो बिल्कुल भी नहीं करते, रिकवरी नाम की कोई चीज नहीं होती, उसके पीछे ना भागे तो ज्यादा अच्छा है। कि शायद मैं इस बार 2% की जगह 10% ले लूंगा, तो मेरी एक ही ट्रेड प्रॉफिट भी कर देगी, और वही ट्रेड मुझे वही ट्रेड मेरी पिछली ट्रेड का लॉस रिकवर भी कर देगी। ये कसिनो नहीं है, मैं आपको कितनी बार बोलूं, दिस इज नॉट ए कसिनो, ये गैम्बलिंग नहीं है, या मार्टिंगल चलने की कोशिश ना करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आएगा। मैं एक आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या जरूरी है क्या नहीं है। बाकी देखो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसमें समझ में क्या आएगा, या फिर क्या आपको लगता है कि मैं अभी लालची हूँ, मैं ऐसे नहीं मानने वाला, मुझे तो पहले दिन से पैसे कमाने हैं बिगनर के लिए। पर देखो मैं आपको एक अच्छा सा तरीका बता रहा हूँ, इसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं है इस दुनिया में टिकने का, ये सच्चाई है जितना मुझे लगता है। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैं आपको कुछ सीसीपीज के बारे में बताऊंगा और कुछ स्ट्रक्चर एनालिसिस के बारे में बताऊंगा। हम चार्ट पैटर्न्स जो होते हैं, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं। ये एक यूनिक वे है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैरेक्टर ऑफ कैंडल्स के बारे में, और जिसके जरिए आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न्स जो होते हैं, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं। ये एक यूनिक वे है मार्केट में स्ट्रक्चर्स के कमजोर और पावरफुल होने का। जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सारी चीजें आपको नई लगेंगी बिल्कुल, क्योंकि आपको मिलने वाली ही नहीं है। ऐसे ही मैंने कई सारी चीजें जो हैं वो ब्रॉडर वर्जन में एमएमसी में और बेसिक ट्रेडर से बताया हुआ है, जो कि धीरे धीरे करके आपको, जिनके पास एमएमसी वाला कंटेंट है, एमएमसी वाला कोर्स है, उनके अंदर पहले से ही सब चीज इंक्लूड है। बट ये मैं यहाँ फिर भी आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डोंट वरी, मैं उसी तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा जिससे मैंने यहाँ किया है। ये उन्हीं में से एक बेस्ट टॉपिक है जो मैंने बताया हुआ है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ एमएमसी का एक टॉपिक। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, छोटा सा लग रहा है ये, थोड़ा सा बड़ा। तो एमएमसी का मैं आज आपको फेज 1 का ही, ये फेज 1 के अंदर है, ऐसे कई सारे फेजेस हैं, ऐसे 17 से 22 फेज हैं, हर फेज में एक अलग कॉन्सेप्ट है। ट्रेडिंग की दुनिया में फेज 1 काफी है, इसलिए मैं आपको फेज 1 का ही कंटेंट बता रहा हूँ। बाकी की सारी चीजें सुपर डुपर प्रोफेशनल एनालिसिस के लिए है, एनालिस्ट के लिए है, वो ट्रेडर के लिए नहीं है। फेज 1 में सबसे इंपॉर्टेंट आपका है चेंज ऑफ कैंडल्स या कैरेक्टर ऑफ कैंडल्स, हम इसमें दोनों भी यूज कर सकते हैं। कैरेक्टर ऑफ कैंडल्स, इसका मतलब होता है कि एक ऐसा तरीका जिससे हम लोग ट्रेंड की कमजोरी और पावरफुल होने के तरीके पहचान सकते हैं। इससे पहले मैं आपको एक सीसीपी के बारे में बताना चाहता हूँ। सीसीपी का मतलब होता है द कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न, सीसीपीस।
तो इसका मैं पहले आपको एक कैंडल एक्सप्लेन करना चाहूंगा, एक कैंडलस्टिक पैटर्न एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ऐसे मैंने कई सारे बताए हुए जिनमें से मैं आज आपको एक बताने वाला हूं। और आज का पैटर्न है आपका द बुलिश एनगल्फिंग। इसके बारे में आप लोग जानते ही हैं, मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। हाउ कैन वी यूज इट, गॉट इट, गॉट इट। तो बुलिश एनगल्फिंग क्या होती है? एनगल्फिंग का मतलब होता है कि लाश के ढेर के ऊपर चढ़ जाना। वैसे सबको मार दिया और उसके ऊपर चढ़ के खड़े हो गए, झंडा लहरा रहे, उसको बोलते हैं एनगल्फिंग। किसी की जीत होना, किसी दूसरी पार्टी के या किसी दूसरी सेना के साथ लड़ाई करते वक्त। तो मैं आपको बुलिश एनगल्फिंग के बारे में बताना चाहूंगा। बुलिश एनगल्फिंग बेसिकली कई तरीके की होती है, लेकिन मैं जो इसमें सबसे पावरफुल होती है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि मैंने इसमें एक कैंडल ऐसी बनाई है छोटी, ये रेड कलर की होती है हमेशा, ओके। और उसके बाद जो बड़ी वाली है वो ग्रीन कलर की होती है। तो जो रेड कलर की होती है वो बेरिश पैटर्न को समझाती है, मतलब बताती है बेरिश के बारे में। और ग्रीन जो होती है वो पूरी भरी हुई रहती है, मतलब पूरी की पूरी भरी हुई, जिसे हम लोग बोलते हैं फुल एकदम भरी हुई, जैसे हम लोग बोलते हैं वो भरी। ठीक है। अब अगर इसके ऊपर की साइड ऐसे बनी हुई है, देखो एनगल्फ का मतलब होता है, मैं थोड़ा सा इसे छोटा करूंगा। एनगल्फ का मतलब होता है जब इससे भी, यानी कि मार्केट में रेड कैंडल के हाई को ग्रीन कैंडल भर दे, तब ये एक एनगल्फिंग बनती है। अब ये क्या है, ये एक इन्वर्टेड एनगल्फिंग बोलते हैं हम इसको, क्योंकि ये शूटिंग स्टार के साथ बने। तुम इसे शूटिंग एनगल्फिंग भी कह सकते हैं, या इन्वर्टेड एनगल्फिंग ज्यादा बेटर है, हम इसको इन्वर्टेड बुलिश एनगल्फिंग भी कहते हैं। ठीक है, ये भी पावरफुल होती है, दिस इज ऑल्सो ए पावरफुल बुलिश एनगल्फिंग। उसके बाद आती है आपके पास में स्पिनिंग एनगल्फिंग, जिसे स्पिनिंग टॉप के जरिए बनाया जाता है। जो रेड कैंडल होती है वो स्पिनिंग होती है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल से मतलब नहीं होता, वो मारू मौजू ही होनी चाहिए। ग्रीन कैंडल जो है वो बेसिकली आपकी मारो बोझो ही होनी चाहिए। तीनों की तीनों, ये भी, यानी कि बॉडी इसकी हमेशा बड़ी होनी चाहिए रेड वाली से। लास्ट आता है रेड कैंडल द हैंगिंग मैन। बिलीव मी, हैंगिंग मैन इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। अगर ये मारुबोजू के साथ कनेक्ट हो जाए ना, तो इससे ज्यादा पावरफुल पैटर्न मार्केट में है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। सोचो, हैंगिंग मैन एक बेरिश पैटर्न होता है, लेकिन अगर ये एक एनगल्फिंग के साथ, यानी कि एक मारुबोजू के साथ जुड़ जाए ना, तो ये दुनिया का, जितनी मेरी 10-12 लाख कैंडल की रिसर्च है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश पैटर्न इन द मार्केट एवर एग्जिस्टेड। लाइव में करके देखा है मैंने, प्रैक्टिस में भी करवाया है कई बार, लाइव स्ट्रीम पे बताया भी है और होते हुए भी दिखाया है। डिपेंड करता है इनके लोकेशन के ऊपर। ये आपको मैं इसके स्ट्रक्चरल एनालिसिस बता रहा हूँ कि स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। ये काम ऐसे नहीं करते, ये भी फेल करेंगे। कब? जब ये किसी की लेवल पर हो, जिसके बारे में आपको बताना चाहूंगा लोकेशन एनालिसिस के। लोकेशन को एनालाइज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये तीनों पैटर्न, ये ऐसे पैटर्न बुलिश एनगल्फिंग बेसिकली बनी कहां हुई। अब अगर ये बनी नहीं हुई ढंग की जगह पे, तो कोई फायदा नहीं इसके आने का, हम फेल हो जाएंगे। अगर ये किसी ऐसी जगह पे बनी हुई है जो कोई रिवर्सल एरिया है, अब ये रिवर्सल एरिया क्या होता है? रिवर्सल एरिया होता है जहां पर सप्लाई या डिमांड खत्म हो जाती है, वो एरिया रिवर्सल का होता है। मैं आपको बताऊंगा सप्लाई डिमांड के बारे में लाइव स्ट्रीम्स के अंदर, यहाँ इतना नहीं बता पाऊंगा मैं, क्योंकि वो थोड़ा डीप कंटेंट है। ऐसे ही आपको मिलेंगे रिवर्सल एरिया है क्या। इसी तरीके से कोई भी ऑर्डर ब्लॉक, एसएमसी की दुनिया में आपने सुना होगा ऑर्डर ब्लॉक के बारे में, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक जो होता है। इसी तरीके से कोई भी गैप, जैसे कि फेयर वैल्यू गैप, एफवीजी, इन सारी एरिया को हम लोग की पॉइंट कहते हैं, या फिर आप इसे एक
सपोर्ट भी कह सकते हैं, सपोर्ट एरिया पर भी ये बन जाते हैं। तो ऐसे एरिया हमारे की लेवल होते हैं, इन्हीं जगह पर इन सब चीजों को देखा जाता है, यानी कि पावरफुल होने की उम्मीद रहती है और किसी जगह पर नहीं कह सकती। जैसे कि क्वार्टर एरिया हो गया, यानी कि इसी लेवल से थोड़ा सा ऊपर बन गया तो वो फेक होता है, ठीक है। और आएगा सबसे सुंदर वहीं जल परी की तरह, बिल्कुल सुंदर दिखेगा लेकिन होगा खूंखार, लुटा देगा मार्केट को नीचे। फिर आएगा थोड़ा सा नीचे, फिर अगर दोबारा बन गया किसी सपोर्ट पर, वहां से उड़ जाएगी मार्केट। तो ये आफ्टर इफेक्ट में भी काम करते हैं, यानी कि एक कैंडल पहले अपने आप को फेल करती है, फिर दोबारा काम करने लग जाती है नियरेस्ट सेट। जैसे आपने फील करो कि मैंने ट्रेड लगाई, थोड़ी सी मार्केट मेरे स्टॉप लॉस को हिट करती है, थोड़ा और नीचे आती है, फिर वहां से घूम के चली जाती है। तो इसको बोलते हैं हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स। ये बहुत बेहतरीन कंटेंट है, कॉन्सेप्ट भी है। इसके अंदर मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा फ्यूचर में कभी, कि किस तरीके से हम लोग आफ्टर इफेक्ट यूज करते हैं। हैमर के बाद हैमर ही बनता है, हैंगिंग मैन के बाद हैंगिंग मैन बन जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? ये सारे की लेवल्स होते हैं। तो लोकेशन जितनी अच्छी होगी उतने अच्छे हमें पैटर्न्स के काम करते हुए होते हुए दिखने की उम्मीद रहती है। इसी तरीके से हमारी बेरिश एनगल्फिंग होती है, उसमें सेम होता है। मतलब मैं सेम इसके अंदर आपको बताऊं, मतलब बुलिश एनगल्फिंग एनगल्फिंग आप सेम समझ सकते हैं कि बेरिश एनगल्फिंग भी हमारी इसी तरीके से काम करती है। मैं आपको एनगल्फिंग के अंदर बियरिश पैटर्न के बारे में बता रहा हूँ। वो सेम ऐसी होती है, बस कलर चेंज हो जाता है दोनों का, सेम ऐसी होती है, लेकिन वो एनगल्फ नीचे से करती है, वो एनगल्फ नीचे से करते। देखो मैं आपको ये ओवरव्यू दे रहा हूँ, फुल डिटेल नहीं बता रहा हूँ उसके बारे में। इतना भी एक ओवरव्यू ही समझ सकते हो आप। सोचो फुल डिटेल में इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, बहुत ज्यादा। तो बियरिश एनगल्फिंग में सबसे पहले आती है आपके पास में एक हैमर, जैसे कि टॉप पे हैमर का बनना, बिल्कुल टॉप पे जाके रेजिस्टेंस पे जाके हैमर का बन जाता है। तो उसका मतलब क्या है, डिस्काउंट में बैठे हुए हैं और फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जब टॉप पे हैमर बनता है तो मार्केट को गिराने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। और की लेवल आपको मैं बता ही चुका हूँ, ये भी की लेवल है। दूसरा स्पिनिंग वाला, तीसरा इन्वर्टेड हैमर। दिस इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बियरिश पैटर्न एवर एग्जिस्टेड इन द मार्केट। सबसे पावरफुल होता है ये, क्योंकि ये ग्रीन कलर की होती है ना कैंडल, इसलिए ये इन्वर्टेड हैमर है और साथ में उसके एक रेड मारुबोजू। ठीक है, ये तो ग्रीन मारुबोजू हो गई, ये रेड मारुबोजू होती है। ये भी बहुत पावरफुल पैटर्न है ये वाला, ओके, ये भी पावरफुल है एंड ये भी। अब देखो मैंने आपको दोनों के बारे में बताया, ये भी बताया भी, लेकिन इसके बारे में ज्यादा डिटेल में बात नहीं करा कि ये स्पिनिंग टॉप मारुबोजू क्या होता है। देखो ये जो स्पिनिंग टॉप मारुबोजू होता है ना, ये डुअल डायरेक्शनल होता है। मतलब ऐसा होता है कि जिस साइड मार्केट, अगर इस साइड मार्केट इसको क्रॉस करके क्लोजिंग कर देगी ना कैंडल, मतलब मारुबोजू, तो डायरेक्शन इधर ही हो जाती है, नीचे हो जाती है। लेकिन इसके साथ एक पंगा होता है, ये मूव तो देता है लेकिन रिवर्स करके फिर भाग जाता है ऊपर। मतलब मार्केट नीचे आएगी तो जरूर, लेकिन रिवर्स करके फिर ऊपर भाग जाएगी, ताकि ये अपने दूसरे एरिया को भी फिल कर सके। इसे हम लोग वॉल्यूम फिलअप कहते हैं। बेसिक टू एडवांस वाले कॉन्सेप्ट में मैंने वॉल्यूम फिलअप और वॉल्यूम बर्स्ट के बारे में बताया हुआ है, किस तरीके से काम करता है। नीड वॉल्यूम क्या होता है, मार्केट ऐसा क्यों करती है कि वो एक साइड में पहले चली जाती है फिर दूसरी साइड फिल कर देती है। ये सारी चीजें मैंने उसमें एक्सप्लेन कर रखी है, बट अभी आपको इतना डिटेल में समझने की कोई जरूरत नहीं, बस आप सिंपल समझिए इनमें सबसे इंपॉर्टेंट। अब इन्हीं कैंडल्स के रिपीट होने का तरीका कैसा होता है ट्रेंड के अंदर, वो मैं आपको बताता हूँ बियरिश एनगल्फिंग के जरिए। पहले आप ये समझिए, ये ज्यादा इजी पड़ेगा आपको सॉरी। तो अब मैं आपको कैरेक्टर ऑफ कैंडल्स के बारे में बताना चाहता हूं। जैसे कि एक ट्रेंड है और वो बियरिश है, जस्ट लाइक दिस, ऐसे करके, तो वो कब तक बियरिश है और कब वो बुलिश होने वाला है, ये सारी की सारी डिटेल ट्रेंड के अंदर ही छुपी रहती है, कैंडल्स के अंदर। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मार्केट ऊपर से गिर रही थी, तो यहाँ पर कुछ पैटर्न थे जो रिपीट कर रहे थे। जैसे कि मैं इसमें से चुनने वाला हूँ एक इन्वर्टेड हैमर और एक मारुबोजू, यानी कि एक बेरिश एनगल्फिंग बार बार मार्केट में बन रही थी, बेरिश एनगल्फिंग बार बार मार्केट में बन रही थी, यानी कि एक इन्वर्टेड हैमर और एक मारुबोजू, इन्वर्टेड हैमर और एक रेड मारुबोजू। तो हमारे लिए ये जो कैंडल है ये बहुत पावरफुल है ना भाई, यही तो गिरा रही है मार्केट को, और कौन हो रहा है, टॉप पे यही बन रही है। तो इसका मतलब है दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ द ट्रेंड। ये ट्रेंड के कैरेक्टर्स हैं, और अगर ये ट्रेंड के कैरेक्टर्स हैं तो इसका मतलब है इनका फेल होना मार्केट में रिवर्सल क्रिएट कर सकता है, लाइक दिस। इसी को हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं, एसएमसी की भाषा में, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की भाषा में, लेकिन वो इतना डिटेल में नहीं दिखेगा आपको। यहाँ कैरेक्टर्स चेंज कैंडल्स के बेसिस पे हम लोग कैसे समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और जब भी मार्केट इन कैंडल्स को क्रॉस करेगी, आपको मिलेगी यहाँ पर सबसे लंबी कैंडल ट्रेंड की, यानी कि आपको मिलेगी यहाँ पर एक IFC, द इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल, जो इसके हर कैरेक्टर को तोड़ने के बाद आपको बनती हुई दिखेगी।
ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है, वो आपको लंबी कैंडल ही दिखेगी तोड़ती हुई, ठीक है, ऐसे करके, और इस केस में भी आपको ऐसे ही दिखेगी, यहाँ से इस तरीके से, ऐसे लाइक दिस, एंड यू हैव द लार्जेस्ट कैंडल ऑन द ट्रेंड। तो इस तरीके से हमें जो है यहाँ पर एक ट्रेंड के रिवर्स होने का तरीका मिलता है इन्वर्टेड हैमर। और अगर अगर मान लो ये कैरेक्टर जो है, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न एक कमजोर हो गया, टूट गया, इसका मतलब है ट्रेंड चेंज हो सकता है। अब ट्रेंड चेंज कैसे होगा वो हमें खुद कैरेक्टर बताएंगे। अब ये स्ट्रक्चर दोबारा आएंगे हमारे पास कभी कभी लौट के, लेकिन ये बार बार फेल होते रहेंगे, तभी तो मार्केट ऊपर उठेगी। जब बेरिश एनगल्फिंग फेल होगी तो मार्केट ऊपर उठेगी। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको कैसे। ये देखो यहाँ पर हमारे सामने बना हुआ है बेस्ट। ये अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ऊपर सबसे टॉप पे मार्केट में क्या बना हुआ है, इन्वर्टेड है भाई, आप देख सकते हो। और साथ में उसके ये आप देख सकते हो, ये एक एनगल्फिंग का पैटर्न है, बहुत बढ़िया एनगल्फिंग का पैटर्न, इज कॉल्ड बेरिश एनगल्फिंग। अगेन बेरिश एनगल्फिंग, बेस्ट, अगेन बेरिश एनगल्फिंग, आप देख सकते हो, फिर से बेरिश एनगल्फिंग, एक भी बेरिश एनगल्फिंग अभी तक फेल नहीं हुई है मार्केट के कंटिन्यूस के बाद। उसके बाद ये देखो बेरिश एनगल्फिंग बनी हुई है, एंड वी कैन सी एक ये रही, एक ये रही। देखो ये इसने फेल करा था, ठीक है, अब देखो इसने फेल करा, इसको फेल करते ही मार्केट दोबारा नीचे गिर गई, एंड देन फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। सबसे पहली कैंडल देखो फेल होने के बाद यहां बनाती हो, देखो कितनी बड़ी कैंडल है, देखिए मैंने क्या बोला, जब भी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक यानी ऐसे पैटर्न फेल होंगे तो बड़ी कैंडल बन के आती है, बाहर बड़ी आती है, हमेशा बड़ी कैंडल आती है। इसी तरीके से आप देख सकते हो, जब भी आपको ये पैटर्न फेल होता दिखेगा, यू विल हैव ए लार्जेस्ट कैंडल ऑन द ट्रेंड। ये देख सकते हो आप, ये देखो कितनी बड़ी कैंडल यहाँ बनी हुई है, और भी कई सारी कैंडल से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हो आप, ये देखो। तो ये जो कैरेक्टर होता है, ये बार बार मार्केट में आता रहता है, टूटता रहता है, आता रहता है, टूटता रहता है। तो ये एक का टूट जाना पूरे ट्रेंड की कमजोरी को दिखा देता है। दिस इज कॉल्ड द कैरेक्टर ऑफ कैंडल्स, ऐसे हम लोग पता करते हैं। आई होप आप लोगों को एक छोटा सा टॉपिक समझ में आया होगा। ये आपके ट्रेंड के रिवर्स करने का सबसे बेहतरीन तरीका है समझने के लिए। देखो ऐसे मेरे पास कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, ये बस मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है, दिस इज नॉट ए डिटेल्ड वर्जन। इसे समझने में आपको बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि आपको पहले हर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए कि ट्रेंड अगर देखो ये तो भी बन गया, अभी आप आधे सोचेंगे कि तो बन गया, बने हुए में तो कोई बता देगा। अगर बने हुए में कोई भी बता देगा तो हर बार बड़ी कैंडल क्यों बन रही है, ये भी तो एक अलग चीज है ना। अगर बड़ी कैंडल बन रही है इसका मतलब पहले ये चीज कर रखी है, पहले चीज करती हुई देखी हुई है हमने। और जगह दिखा देता हूँ मैं आपको, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि ये तो बनी हुई है तो इसमें तो कोई फायदा ही नहीं है, ऐसा नहीं होता ना। ऐसा अगर होता तो कोई फायदा ही नहीं है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से मार्केट अपने आप को बेरिश एनगल्फिंग, ओके, बेरिश एनगल्फिंग, बेरिश एनगल्फिंग, बेरिश एनगल्फिंग, बेरिश एनगल्फिंग, बेरिश एनगल्फिंग, एंड एट द लास्ट यहाँ तो नहीं बनी हुई, ये देखिए ये बेरिश एनगल्फिंग। पहली बार बेरिश एनगल्फिंग जब मार्केट ने तोड़ी है, वी हैव द लार्जेस्ट कैंडल ऑन द ट्रेंड। आप देख सकते हो इससे बड़ी कैंडल बनी ही नहीं है कहीं पर। उसके बाद मार्केट ने दोबारा से इसको तोड़ा है, फिर से एक बड़ी कैंडल बन गई, एंड देन फिर से मार्केट अपने आप को रिवर्स करते गई, फिर ऊपर की साइड दोबारा बनाती है, एंड देन वी हैव द अगेन नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न, वी कैन सी लाइक दिस। ये जाए तो आप ये वाला भी देख सकते हो, नहीं तो यहाँ से भी हम लोग बना सकते हैं। यहाँ तक तो मार्केट गई नहीं है, लेकिन क्योंकि आप देख सकते हो सेंट्रल जोन भी है, तो ऐसा भी होता है कभी कभी पूरी नहीं जाएगी। वो बहुत सारे रीजन मैं बताता हूँ आपको, बहुत सारे रीजन है, ये बस एक सिंपल वे आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी खुद है, आप देख सकते हो अपने पैरेलल चैनल में बन रही है, तो वो इस तरीके से हमें ज्यादा ऊपर फिलअप करती हुई नहीं दिख रही, वो नीचे ज्यादा जाती हुई दिख रही। तो इसके बारे में आपको धीरे धीरे करके पता लगेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। बट मैं आपको एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैरेक्टर्स कैंडल का इंपॉर्टेंट होता है उनका रिपीट करना, रिपीटेशन ऑफ कैंडल्स भी इंपॉर्टेंट होता है। उसे हमें समझना पड़ेगा कि कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट में ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही है, और उसके फेल होने का तरीका कैसा है, क्या वो फेल होके दिखा रही है या फिर हमें सॉरी वो फेल होती हुई दिख रही है, और अब वो दिख रही है, इसका मतलब है ट्रेंड रिवर्स होने वाला। ट्रेंड के रिवर्सल की रिटेस्टिंग पे एनालिसिस होता है, मतलब ट्रेडिंग की जाती है, कहने का मतलब ये होता है ट्रेडिंग की जाती है। अब उसको कैसे मेजर करते हैं वो सारा आपका वॉल्यूम एनालिसिस में होता है, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक है एमएमसी का। मैंने उसको जो है क्यूएफएल के जरिए, सप्लाई डिमांड के जरिए क्रिएट करा है कि हमें कितने मूव के बाद रिवर्सल मिल सकता है, कितने मूव के बाद नहीं रिवर्सल मिल सकता। जैसे कि मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ कि कैसे हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है।
जैसे कि मार्केट हमें ऊपर ले जाती हुई दिख रही है, आप देख सकते हो कि हमें पता क्या लगेगा कि मार्केट हमारी यहीं तक ही जाएगी इस बॉटम से, इतना कैसे पता लगेगा हमें, इसका भी सॉल्यूशन है, मैं आपको दिखाता हूँ करके कि हमें पता लगा कि मार्केट अपने आप को यहाँ से यहाँ तक लेके गई थी। वी कैन सी लाइक दिस, हम ये डिमांड यहाँ से क्रिएट करेंगे एंड लाइक दिस, एंड वी हैव ए रिवर्सल एरिया। ये आप देख सकते हो, इस तरीके से हम लोग पता भी कर सकते हैं कि मार्केट में हमें हमारा जो मूव है वो कितना देखने को मिल सकता है आफ्टर फेलिंग द बियरिश कैंडल। तो ये था गाइस एक छोटा सा ओवरव्यू। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देखो ये सारी मेरी अपनी रिसर्च है, आपको ये कहीं पर भी नहीं मिलने वाली, एंड मैंने आपको इसको जितना हो सकता है एक बिगिनर, एक फर्स्ट टाइम व्यूअर के लिए सिंपल तरीके समझाने की कोशिश करिए। वैसे तो ये एक एडवांस वर्जन है, बट अगर आप इस पर मास्टरी कर लोगे तो आपको स्ट्रक्चर को समझने का तरीका अच्छी तरीके से आने लग जाएगा। बाकी तो देखो टाइम है, इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले टाइम देना आपको शुरू करना पड़ेगा। और ये एक बेसिक ओवरव्यू था मेरी तरफ से, एक छोटे से प्राइस पर एक अच्छा सा टॉपिक मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है जो सबसे मेन है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल समझना है कि ये क्या है एमएमसी में, ये सब क्या है, कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, ये सेम ऐसे मूव कैसे कर रही है मार्केट, इसके लिए आपको देखो एमएमसी पूरा पढ़ना पड़ेगा, जिसके लिए दो ऑप्शन है। अगर आप अपना टाइम जो है देना चाहते हैं ज़्यादा, तो मैं आपको रिकमेंड करूँ कि आप लाइव स्ट्रीम की तरफ जाएं, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैंने उसके पेड कंटेंट पे छोटे छोटे वर्जन में बनाए हुए हैं कोर्स के अंदर, आप वो भी बाय कर सकते हैं। इसी के अंदर ऐप के अंदर ही आपको मिल जाएंगे एमएमसी और बेसिक टू एडवांस। वो आपका बस समय बचा देंगे कि 600-800 घंटे की लाइव स्ट्रीम्स हैं एमएमसी की, उनको देखने से अच्छा है कि आप 6 से 7 घंटे में ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो पॉइंट टू पॉइंट। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं चाहता हूँ आप लोगों का ये वाला नया साल पिछले साल की तरह अच्छा जाए और भी ज़्यादा बेहतर जाए, ठीक है। मैं सबसे यही दुआ करूँगा, एंड हैप्पी न्यू ईयर एंड मैरी क्रिसमस टू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।